हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं जॉब एनालिसिस के बारे में। तो जॉब एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जॉब का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको दो अलग अलग वर्ड्स में समझे, जॉब मीन्स वो काम जो आपको दिया जा रहा है। मतलब अगर आपने कोई पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, दैट विल बी योर जॉब, है ना। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अकाउंटेंट है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो सारे उसकी जॉब होगी। एनालिसिस क्या होता है? उसको एग्जामिन करना। ठीक है, जॉब को एग्जामिन करना। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जॉब एनालिसिस क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इसके साथ साथ हमें किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। ओके, सो अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें, सो जॉब एनालिसिस is a systematic process used to collect, document, and analyze information about a job. The primary purpose of job analysis is to provide a clear understanding of duties, responsibilities, tasks, and qualification which is associated with a specific job. This information serves as a foundation for various HR activities, including recruitment, selection, performance appraisal, and compensation. तो अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस तरह से शुरू होता है? यूज टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, जॉब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जो अगर प्राइमरी गोल की अगर हम बात करें जॉब एनालिसिस, इट्स टू प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्यूटीज़। जॉब एनालिसिस हम ये देखते हैं कि भाई ड्यूटीज़ क्या क्या है। ठीक है, जिसकी भी जो भी एक पोजीशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से हमें टास्क उसको देने हैं, और इस पोजीशन के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब जब एक एचआर मैनेजर जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट करता है तो भाई जॉब एनालिसिस से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसका काम है कि जो कंपनी में पोजीशंस खाली है ना, उसको फिल करना। उसको फिल करने के लिए तो पहले ये देखा जाएगा ना कि कौन कौन सी वैकेंसीज खाली है, कौन कौन सी पोजीशन खाली है, उस पोजीशन के लिए किस तरह के लोग चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनको किस तरह के से हम टास्क देंगे, क्या क्या उनको ड्यूटीज मिलेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। सो अब हम इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस करेंगे, मतलब जॉब एनालिसिस के बारे में भी और डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द की कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है, इट्स अ जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इट्स अ डिटेल रिटर्न अकाउंट ऑफ द ड्यूटीज। मतलब डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या काम करना है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके टास्क क्या है ना, एक जॉब से रिलेटेड। अगर आपको मैनेजर की पोस्ट पर रखा गया है तो आपको बताया जाएगा कि भाई आपको क्या काम करना है, वो किस तरह के लोगों को हैंडल करना है, क्या आपकी वो होगी, क्या आपकी मतलब वर्क प्रोफाइल होगी। एवरीथिंग विल बी ब्रीफ टू यू नो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड द वर्क। तो इसके की एलिमेंट्स क्या है? जॉब टाइटल। सबसे पहले देखो आपकी जॉब का पोजीशन होगा। जैसे मान लो अगर हम अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की पोस्ट पे अगर आपको आपने मतलब अप्लाई किया और आपको हायरिंग मिलती है फॉर एग्जांपल, तो दैट विल बी योर जॉब टाइटल। समरी, जॉब समरी, तो आपको नाम ही समझ आ रहा है जॉब समरी क्या होता है। इट इज एन ओवरव्यू ऑफ द जॉब्स मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे बताया जाएगा कि जॉब, जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसका मेन पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साथ ही साथ क्या क्या ड्यूटीज है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको परफॉर्म करनी है और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको करना होगा। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भाई अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भाई कोई ऐसा पर्सन तो होगा नहीं जो साइंस बैकग्राउंड से आएगा, वो ऐसा ही होना चाहिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, है ना। उसकी स्किल्स क्या क्या होती है, जैसे मान लो आपने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखा है, जैसे टैली हो गया है ना, तो उस वजह पे सुहागा, तो आपको फटाफट से हायरिंग भी मतलब जॉब पे रख लिया जाएगा। तो आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। देखो कई बार फ्रेशर फ्रेशर्स भी होते हैं जिनको हायर किया जाता है, और कई बार एक्सपीरियंस भी होते हैं। जब एक्सपीरियंस होते हैं लोग, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। कुछ कामों में जैसे फ्रेशर्स को हायर किया जाता है तो वहाँ एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा, है ना। कई बार अगर सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है तो सीनियर अकाउंटेंट के लिए आपको पता है फ्रेशर तो रखा नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस देखना होगा कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, एंड वट एवर, या इसके अलावा अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे। साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन क्या होगी। सो इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट एंड एनी फिजिकल डिमांड। ठीक है, तो वर्क एनवायरनमेंट किस तरीके का होगा, है ना, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब जॉब डिस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जॉब डिस्क्रिप्शन किया जाता है? ताकि क्लैरिटी रहे। मतलब
अगर आप एक नई कंपनी में गए हो काम करने के लिए, ठीक है, आपको पता ही नहीं है वो काम क्या करना है, वो कोई बताएगा नहीं, आप समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिम गए हो, है ना, आप पहली बार जिम गए हो, आपको नहीं, आपको मशीनें दिख रही है खूब सारी, तो जब तक आपको ट्रेनर वहां पे बताएगा नहीं कि इस मशीन पे कैसे काम करना है, किस तरीके से इसे यूज करना है, तब नहीं तो क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी कंपनी में गए हो काम करने के लिए और आपको यही नहीं पता कि वहां पे क्या करना है, क्लैरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप कुछ खास अच्छे से कर नहीं पाओगे, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। सो जॉब क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए बहुत एम्प्लॉयर्स के लिए जॉब ओके, सो बेसिकली क्लैरिटी के लिए, ताकि एम्प्लॉयर्स को भी क्लैरिटी मिले और एम्प्लॉयर को भी क्लैरिटी रहे, इस वजह से जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो किया जाता है। फिर बारी आती है नेक्स्ट जॉब स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन क्या होती है? इट आउटलाइन द क्वालिफिकेशन, स्किल्स, नॉलेज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। तो आपकी जो भी जॉब है, जैसे मैंने अकाउंटेंट की एग्जांपल लिया था, अगर अकाउंटेंट की पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपकी क्या नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर अकाउंटेंट की पोस्ट पे, तो आपको बेसिक अकाउंट या एंट्रीज होनी चाहिए ना, आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो दैट नॉलेज शुड बी देयर विद यू। अब ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कौन सी एंट्री को किस तरह से पोस्ट किया जाएगा, मतलब आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। फिर आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है। तो एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, कि जिस जॉब के लिए आपको रखा जा रहा है वहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, मास्टर्स चाहिए या ग्रेजुएट चलेगा, उसके साथ क्या अदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है, वो भी हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। साथ ही साथ स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऐसी क्या स्किल्स है ना जो इस जॉब के लिए नेसेसरी है। फिर आपकी ऐसी क्या एबिलिटीज़ है, मतलब जैसे फिजिकली एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो चाहिए, मतलब सोचने समझने की शक्ति। अगर कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, तो वो एबिलिटी है या नहीं है, नहीं है आपके अंदर, वो भी देखा जाएगा। फिर आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मतलब किसी फॉर एग्जांपल किसी किसी ऐसी प्रोफाइल के लिए रखा जा रहा है आपको, जहाँ पे आपको बोलना है बहुत ज़्यादा, एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी वेरी गुड। सो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी, आपकी टीम वर्क देखा जाएगा, और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी एक बार देखा जाएगा। तो करते क्यों हैं हम स्पेसिफिकेशन, करते क्यों हैं? सो दैट इट हेल्प इज आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स हु आर बेस्ट फिट फॉर द जॉब। तो स्पेसिफाई करने से हमें पता चल पाता है कि जिस जॉब के लिए हम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, जिस क्वेश्चन के लिए हम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, क्या हम राइट कैंडिडेट, मतलब हमें मिल रहा है या नहीं। तो जैसे हमने इससे पहले भी चीज़ें कवर अप की थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च द राइट कैंडिडेट फॉर दैट, फॉर द जॉब, फॉर द डिजायर। तो डिजायर्ड एक फिट हमें देखना है, एंड एक ऐसा कैंडिडेट हमें चाहिए जो हमारे जॉब में फिट हो सके, जो सारी जो रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफिल कर सके, एंड एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर सके। अब बारी आती है मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। सो जॉब एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है? इंटरव्यू से। देखो इंटरव्यू ये तो बहुत ही कॉमन सा मेथड है ना। जब आप किसी जब आप किसी एग्जाम सॉरी जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो, तो सबसे पहले तो आपके साथ इंटरव्यू ही होता है ना। तो इंटरव्यू भी के भी एक लेवल्स होते हैं, कई बार आपको सिर्फ एक जनरल इंटरव्यू होता है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप लेवल्स क्लियर करते हो, लास्ट आपका जो है एचआर से इंटरव्यू होगा। सो कहने का मतलब है, जब इंटरव्यू किया जाता है तो क्यों किया जाता है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय डायरेक्टली इंटरव्यूइंग एम्प्लॉय। तो मतलब जो भी एम्प्लॉय है उससे हम डायरेक्टली जो है इंटरव्यू लेके उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसे कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। अच्छी बात क्या है? तो कई बार अच्छी बात ये है कि हमें इन डेप्थ डिस्कशन मिले। आप इंटरव्यू जब हम करते हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में इन डेप्थ डिस्कशन होती है ना, हर चीज़ को लेके क्लैरिफिकेशन हो जाती है, डिटेल्स को लेके। एंड कौन सी अगर हम बात करें, सब्जेक्ट टू बायसेस एंड मे बी टाइम कंज्यूमिंग। कई बार हम इंटरव्यू इतने सारे ले लेते हैं पर हमें राइट कैंडिडेट ही नहीं मिल पाता है। हमें लगता है यार इतने सारे कैंडिडेट को एग्जामिन कर लिया पर कोई राइट कैंडिडेट ही नहीं मिला है, तो उस केस में टाइम भी वेस्ट, जो कि होता है। देखो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कई बार कंपनी जो है राइट कैंडिडेट ढूंढती है बट दे आर अनएबल टू गेट इट, सो या यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज क्वेश्चनियर एंड सर्वेज। सो क्वेश्चनियर एंड सर्वेज मेथड में क्या किया जाता है?
क्वेश्चन आपको पता है ना, जैसे कि हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों के रिस्पॉन्सेज कलेक्ट होते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम फिर रिजल्ट्स निकाल पाते हैं कि एक्चुअली में जो हम स्टडी करना चाहते थे, क्या वो स्टडी हम फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, सो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर टू एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, उन्हीं को ही हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दैट हम उससे उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, उनसे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकें कि जॉब के जो भी टास्क है, जॉब की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उससे रिलेटेड। तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी है कुछ। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कवर अप कर सकते हैं और आपका डेटा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। एंड कई बार क्या होता है, may lack depth and responses may be influenced by how questions are framed। मतलब कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चनियर अगर अच्छे नहीं हो, क्वेश्चनियर अगर अच्छे नहीं हो, तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव है आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चनियर में अगर डेप्थनेस नहीं है, मतलब क्वेश्चनियर ऐसा नहीं है कि आप जो जानना चाह रहे हो बेसिकली वो जान नहीं पा रहे हो, तो फिर फायदा क्या उस क्वेश्चनियर का। तो वो क्वेश्चनियर आपको बहुत अच्छे से फ्रेम करना होगा, सो दैट आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे आप कहीं पे एक आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आपके सामने कोई पैसेंजर है, तो आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो यार कि वो किस तरीके से बैठा है, कैसे खाना खा रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, तो आप जस्ट एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हो ना, आप जब एक देख रहे हो। उसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है, तो किस तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्टली ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज एज दे परफॉर्म देयर जॉब टास्क टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्क। तो हमें ये देखना है कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं, टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ताकि हम ये देख सकें कि आर दे एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू डू इन इन देयर टास्क, इन देयर जॉब। तो अगर इसके प्रॉस की बात करें, तो प्रोवाइड्स अ फर्स्ट हैंड व्यू। देखो जब आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप कहते हैं ना, आप अपनी ही आंखों देखी पे विश्वास कर रहे हो। ठीक है, किसी और की चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आपने खुद से देखा कि एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, सो यस यू आर सेटिस्फाइड। कई बार क्या हो सकता है, देखो इसके कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं। मे नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब एंड एम्प्लॉय माइट ऑल्टर बिहेवियर व्हेन बीइंग ऑब्जर्व। कई बार क्या होता है ना, अरे पता चल रहा है एम्प्लॉयज को, अरे यार ये तो मुझ पर नजर रख रहे हैं, चलो चलो चलो, उस टाइम तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसी नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसी जो ऑब्जर्वेंट है, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो जैसे चला गया, वो फिर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक इसका मतलब कौन हो सकता है, इसका ये प्रॉब्लमेटिक तो है ये चीज़ भी। ओके, फिर अब हम आते हैं डायरी मेथड। डायरी जैसे लिखते हैं ना कुछ लोग, डियर डायरी, तो उसी तरीके से डायरी मेथड भी एक होता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉयज मेंटेन अ डायरी और लॉग टू रिकॉर्ड देयर डेली टास्क। जैसे आप किसी जॉब में हो और आपको बोला गया है कि भाई डेली आप क्या क्या काम कर रहे हो, आप जब उसको रिकॉर्ड करके रखो। ठीक है, तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी तो डायरी मेंटेन करते हैं ना, कि रोज हमें क्या करना है, एक रात पहले हम अगले दिन का प्लान करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं अपनी, है ना, कि ये चीज़ हम करनी है, तो हम उसे टिक करते रहते हैं, या क्या क्या आज किया वो भी हम इसका एक कंक्लूजन लिखते हैं। सो दैट इज द डायरी मेथड, वेरी सिंपल। तो उसके क्या क्या कॉन्स एंड प्रॉस है। तो अगर हम उसकी अच्छी साइड की बात करें, तो कैप्चर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कि भाई 11 बजे क्या किया एम्प्लॉय ने, तो वो लिखा हुआ है रियल टाइम, उससे हम मैच कर पा रहे हैं ना। तो हम उसके उसके हर एक टास्क की इंफॉर्मेशन होगी कि उसने आज पूरे दिन में क्या क्या काम किया है। अब इसमें देखो हेर हेर फेर भी हो सकता है। अगर कॉन्स की बात करें, रिलाइज ऑन एम्प्लॉय एबिलिटी टू एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड देयर एक्टिविटीज। जैसे कि अगर एम्प्लॉय जो है कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड नहीं कर रहा है और एक्यूरेट नहीं है, मतलब सही से चीज़ें नहीं मेजर कर रहा है या सही से चीज़ें नहीं लिख रहा है, तो देन देखो जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें प्रॉब्लम तो आ सकती है। ठीक है, तो डायरी को ठीक से मेंटेन करना होगा, यही इसका एक सोल्यूशन है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसको जो कि है जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जॉब को परफॉर्म करना है। जैसे एक परफॉर्मेंस ही तो होती है ना, हर चीज़ परफॉर्म करना है। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इवेल्युएटिंग जॉब परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई द की टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द जॉब। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है ना, उसको एग्जामिन करना है, ताकि हम ये देख सकें कि जो भी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली जॉब जॉब से जुड़ी हुई जो भी की टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको आइडेंटिफाई करना है।
इसके प्रॉज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें, फोकस ऑन एक्चुअल वर्क आउटकम, ठीक है, जो भी एक्चुअल वर्क है तो जो भी आउटकम है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। एंड कई बार क्या होता है, अज्यूम दैट करंट परफॉर्मेंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द फुल स्कोप ऑफ द जॉब। तो कई बार हम ये मान लेते हैं कि अभी जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है एम्प्लॉय की, तो उससे ही हम उसका पूरा ना स्कोप ऑफ जॉब जो है मतलब वो कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाता है, हम उसके बेसिस पे उसको उसका स्कोप ऑफ जॉब को भी जज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ला नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप के उस एग्जाम की बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर यू आर इनकेपेबल, आप इनकेपेबल हो या केपेबल हो, ठीक है। हो सकता है कुछ भी सर्कमस्टांसेस रहे हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही हो या आपकी तबीयत ठीक ना रही हो, इस वजह से आप एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हो। तो ये सारी भी चीज़ें होती है। तो दीज आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हमने की एस्पेक्ट्स तो समझ लिए हैं जॉब एनालिसिस के। अब हम स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से हम शुरुआत करते हैं। अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से आप उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप से, दैट इज आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। भाई जॉब एनालिसिस हो क्यों रहा है, उसका पर्पस क्या है, करना क्यों है। तो आपको पता तो होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी आप काम कर रहे हो, यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग इट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, objective is clarify the specific goals and outcomes desired from the job analysis process। तो हमें क्लैरिफाई करना है जो स्पेसिफिक गोल्स हैं, आपके आउटकम्स हैं डिजायर्ड फ्रॉम द जॉब एनालिसिस प्रोसेस। तो जो भी जॉब एनालिसिस आप करना चाह रहे हो उससे हम एटलीस्ट अपने गोल्स और आउटकम्स को क्लैरिफाई कर सकें। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड स्टेप है सिलेक्टिंग जॉब टू बी एनालिसिस। मतलब कौन कौन सी जॉब को आपको एनालाइज करना है, सारी करना है या कुछ स्पेसिफिक आपने सोच के रखी है वो करना है। तो डिटरमाइन विच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विल अंडरगो एनालिसिस, ठीक है। तो देखो सारी छोटी से बड़ी सारी जॉब तो करोगे नहीं, इसमें इतना टाइम चला जाएगा। तो हमें ये पहले तो देखना होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जॉब्स को हमें एनालाइज करना है। ओके, तो थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, कलेक्टिंग जॉब डेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया कि कौन कौन सी जॉब हमें एनालाइज करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ आवर डेटा। सो कैसे कलेक्ट करना है इसे, यूज वेरियस मेथड्स। वही जैसे हमने इससे पहले मेथड्स के बारे में पढ़ा था, आपको इंटरव्यू करना है, आपको क्वेश्चनियर भरवाना है, आपको ऑब्जर्व करना है। तो इन सब की मदद से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड टू गैदर कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। तो जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, यू कैन इजीली कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन्ड मेथड, जो हमने इससे पहले मेथड्स को पढ़ा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू योर डेटा एंड वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यू शुड इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द कलेक्टेड डेटा बाय वैलिडेटिंग इट विद द एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर। आपको उसकी वैलिडेशन लेनी पड़ेगी, मतलब जो भी एम्प्लॉय या सुपरवाइजर उसको फिल कर रहे हैं ना, आपको उनसे क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। देखिए, कंटिन्यूस क्रॉस चेक नहीं करोगे तो एक्यूरेसी का कैसे पता चलेगा। तो आप जब जो भी आपका डेटा है कलेक्ट कर रहे हो, आप उसकी एक्यूरेसी को अगर आपको इंश्योर करना है, ये देखना है कि आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है नहीं हो चुका है, तो यू शुड वैलिडेट इट विद द सुपरवाइजर्स और विद द एम्प्लॉयज। द नेक्स्ट इज डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स आउटलाइनिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस फॉर ईच जॉब। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करना है, जिससे हम ये आउटलाइन कर सके, ये फ्रेम कर सके कि क्या क्या ड्यूटीज होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एंड क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी हमें हर एक जॉब के लिए, ठीक है। देन वी हैव टू एस्टैब्लिश जॉब रिलेशनशिप। तो जॉब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का क्या मीनिंग है, अंडरस्टैंड हाउ ईच जॉब फिट्स इनटू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो जो भी अब आपने क्या किया, जॉब को एनालाइज कर लिया, आपने देख लिया कि भाई जो भी जॉब्स है, जिस जो आपने स्पेसिफाइड जॉब देखी है ना,
उसके लिए क्या ड्यूटीज की रिक्वायरमेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, देन इट्स टाइम फॉर यू टू स्टैब्लिश द जॉब रिलेशनशिप। मतलब अंडरस्टैंड हाउ ईच जॉब फिट्स इनटू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके साथ हर एक जॉब किस तरह से फिट हो रही है, एंड इट्स रिलेशन विद द अदर रोल्स। ठीक है, और उसका रिलेशनशिप भी हमें देखना है अदर रोल्स को कंपेयर करके। अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग जॉब इंफॉर्मेशन। तो जो भी जॉब इंफॉर्मेशन है आपने जो मेंटेन की है, जो जो भी आपके पास है उसको अपडेट करना है, उसको मेंटेन करना है। So periodically review and update job information to reflect changes in roles, responsibilities और organizational goals. तो जो भी आपकी जॉब इन्फॉर्मेशन है आपको उसको टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना है, उसको अपडेट करते रहना है ना। और आपको लगता है कि कुछ नए रोल्स ऐड करने की टाइम है, वो करो आप। आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हमें स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ जॉब एनालिसिस. So the steps was identifying the purpose of the job analysis, then selecting jobs to be analyzed, collecting job data, reviewing and verifying information, then developing job description and specification, and establishing job relationship and updating and maintaining job information. तो आई थिंक इसके बाद आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि जॉब एनालिसिस के कितने फायदे हैं। थोड़े बहुत नुकसान भी हमने देखे, कोई बात नहीं, ये सब तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अब हम उसके थोड़े यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों जॉब एनालिसिस किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को इससे कितना फायदा मिल सकता है। ओके, सो फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है जब आप जॉब के लिए वैकेंसीज आप न्यूज़पेपर में ऐड करते हो या पोर्टल्स पे आप ऐड डालते हो। उसके बाद जब जो कैंडिडेट्स है वो अपनी रिज्यूमे अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं या सबमिट करते हैं, दैट इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड द सिलेक्शन इज, अब उसमें से काट छाट करोगे। मतलब अगर 100 एप्लीकेशन आएगी तो 100 को 100 के 100 आप एम्प्लॉयज तो नहीं रख सकते हो, उसमें से आप बेस्ट ढूंढोगे, है ना। तो उनके आप रेज्यूमेज जो है वो आप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, एंड देन आप देखोगे कि आपके जॉब प्रोफाइल के लिए आपका जो पोस्ट है उसके लिए कौन फिट बैठता है। सो दैट यू हैव टू डू. So recruitment selection, again, job analysis help in developing job description and specification. जो job description और specification में help करता है and providing a foundation for, and इसी तरीके से आपको recruitment और selection process में भी help करता है। साथ ही साथ हम performance appraisal में भी हमें help करता है। ठीक है, the information gathered from the job analysis help या aid in establishing performance standards. तो जो भी आपने job analysis से information gather की है उससे क्या होता है, आप एम्प्लॉय के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं और ये देख सकते हो कि जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं क्या एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प आती है। तो जॉब एनालिसिस करने से ये पता चल पाता है कि जो भी जॉब है उसके लिए क्या कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है या किन कॉम्पिटेंसीज क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, और उससे क्या हेल्प मिल सकती है। सो दैट अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज़ किसी स्किल में लैक करते हैं, सो यू कैन कंडक्ट सम और यू कैन डिज़ाइन सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन जस्ट इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को, आप उनकी स्किल्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एंड जिससे क्या होगा, जो जॉब है सॉरी जो गोल्स है उसको अचीव करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड देन कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। देखिए, जब आपने एक जॉब के बारे में एनालाइज कर लिया, ठीक है, कि ये एक जॉब है, ये एक पोजीशन है, जैसे मान लो मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन है, ठीक है, उसके लिए आपने एनालाइज कर लिया कि भाई इस जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या सब चीज़ें चाहिए। अब बारी है मतलब आप एनालाइज करने के बाद कि भाई ये जॉब करने के लिए ये चीज़ें चाहिए होगी, एक एम्प्लॉय को ये काम करना होगा, then you are able to just I mean you are able to construct a compensation और salary packages। हर एक जॉब की एक सैलरी पैकेज होती है, तो वो जॉब एनालिसिस के बेसिस पे अच्छे से डिजाइन की जा सकती है कि भाई इस जॉब में अगर इतनी मेहनत है, इतना टाइम देना है, तो भाई इतना तो हमें पे आउट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। So that is also one of the benefit of job analysis, which provide the basis for establishing fair and competitive salary structure and benefit packages.
एंड देन वी हैव वर्कफोर्स प्लानिंग। तो जब हम हर एक जॉब को समझ लेते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन प्लान फॉर करेंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स मोर इफेक्टिवली। तो उससे क्या होता है कि हम ये देख पाते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच जॉब, मतलब हर एक जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि हमें अब कितनी अभी और फ्यूचर में कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हम लाइफ में करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें उसके चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सो जॉब एनालिसिस में बेशक बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, एंड जॉब एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने पड़ते हैं। और साथ ही साथ जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हमें चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है। तो आइए अब हम चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। चैलेंजेस इन जॉब एनालिसिस। So first challenge is subjectivity. What is subjectivity? Job analysis may be influenced by the subjective perceptions of employees and superiors. तो जो जॉब एनालिसिस है, आप जो जॉब एनालिसिस कर रहे हो उसमें आप एम्प्लॉयज़ को भी का भी इंटरव्यू ले रहे हो, सुपरवाइजर्स का भी ले रहे हो, तो सबका एक अपना परसेप्शन होता है हर चीज़ को सोचने का। जो अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं जिस तरीके से सोच रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी उस तरीके से सोचो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, हर कोई अपने अपने नज़रिए से चीज़ें देख रहा है और उस हिसाब से कर रहा है, तो गलत तो कोई नहीं है, बस सबके नज़रिए अलग होते हैं। तो अब उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम? यूज़ मल्टीपल मेथड इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रॉस चेक। तो ये हम कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को। देन सेकेंड चैलेंज इज डायनेमिक जॉब रोल्स। डायनेमिक जॉब रोल्स मतलब jobs in modern workplace are often dynamic and may change rapidly. सो बेसिकली अगर आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो देखो ये आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा कि आज का जो ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है हमारा, है ना, चीज़ें ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है। आजकल देखो एआई वगैरह भी आ चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, उस हिसाब से हमें जॉब को भी एनालाइज करते रहना होगा। मतलब डायनेमिक जॉब रोल जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि आज जॉब एनालिसिस कर लिया 2-4 साल यही चलेगा, नहीं। यू हैव टू कीप योर सेल्फ रेगुलर अपडेटेड, ठीक है, बेस्ड ऑन द वर्किंग एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और किस तरीके से जो भी दिन दुनिया में हो रहा है। द नेक्स्ट इशू और नेक्स्ट चैलेंज इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। सो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज ही बड़े जिद्दी से हो जाते हैं, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी उससे भी डेटा खराब हो सकता है ना, आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि जो आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो वो एग्जैक्टली मिलेगी नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? Ensures confidentiality, communicate the purpose clearly and emphasize the benefits of the process। तो इसके लिए आपको बातचीत करना पड़ेगा। अ, बातचीत हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जैसे हम कहते हैं ना। उसी तरीके से आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी बातचीत करनी है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको बताना है कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका क्या क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो जब हम किसी चीज़ का फ़ायदा बताते हैं ना लोगों को, तो वो ज़रूर करते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब्स। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड। तो सम जॉब्स आर इंट्रिकेट इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई बार ना कुछ जॉब्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, उसमें बड़े सारे टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चाहिए होती है। तो अब उसको कैसे, उसकी एनालिसिस कैसे किया जाए? तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। देखो, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स जॉब्स इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट एंड यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है तो उसको भी टुकड़ों में करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप कोई सिलेबस कवर अप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको लगता है भाई ये चैप्टर 1 तो बहुत बड़ा है, ये कैसे होगा, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो। जब उसको पार्ट्स में करते हो ना कोई चीज़, तो आसानी से हो जाती है। तो यही हम कर सकते हैं। अगर जॉब्स आपको लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको आप डिवाइड करो कंपोनेंट्स में और कुछ ऐसे मेथड्स को कंबाइन करो जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सको। ओके, सो जॉब एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया था सेशन के बिगिनिंग में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम ये कह सकते हैं एक फाउंडेशन होता है। जो एचआर मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स, तो उसका काम ही क्या होता है? उसका काम ही होता है कि जॉब्स को में लोगों को हायर करना, रिक्रूटमेंट का करना, सिलेक्शन करना एंड उनको ट्रेनिंग देना, उनकी सैलरीज पैकेजेस बनाना। सो ये सारी जो चीज़ है मैनेज कौन करता है? एचआर मैनेजर, ठीक है। तो अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें तो इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ एचआर मैनेजमेंट, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
जिसमें काफ़ी सारे फंक्शन इन्वॉल्व हैं। एंड जो जॉब एनालिसिस फंक्शन है, इट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्यूरेट एंड अप टू डेट नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसकी मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अप टू डेट जो है इंफॉर्मेशन रहेगी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनके रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, जिससे कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, या कॉम्पनसेशन अगर देना है, वर्कफोर्स प्लानिंग करनी है कि कितने एम्प्लॉयज़ अभी चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ हमें फ्यूचर में चाहिए होंगे। तो ये सारे इतने सारे टास्क हम किससे कर सकते हैं, किसकी मदद से कर सकते हैं? जॉब एनालिसिस की मदद से। And by systematically analyzing jobs, organization can enhance efficiency, effectiveness and overall performance. तो jobs को जब हम systematically एनालाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो इसी के साथ जॉब एनालिसिस का टॉपिक हमारा एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।